तो बेटा आज हम लोग सॉलिड स्टेट्स के एमसीक्यूज जो है वो करने वाले हैं। सॉलिड स्टेट्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर जो है वो मैंने न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन सारे न्यूमेरिकल्स मैंने कवर अप कर रखे हैं। वीडियो 1 घंटे के आसपास का है, तो उसके अंदर सारी चीजें, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, बैक एक्सरसाइज हो, सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने कवर अप कर रखे हैं। साथ में उन न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट आपको समझने हैं, वो भी सारे जो है वो उसके अंदर मेंशन है। तो इस वीडियो के अंदर मैं न्यूमेरिकल्स जो है वो टेकअप नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो उसके लिए वो आप वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो वहां से वो वीडियो जो है वो आप लोग देख सकते हैं। तो आज अभी तक मैंने सॉलिड स्टेट्स पे जो है वो कोई भी वन शॉट जो है वो नहीं बना रखा। तो इस लेक्चर के अंदर पहले जो वो कॉन्सेप्ट्स जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा रहे हैं, सैंपल पेपर्स के अंदर या पुराने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो है वो आए हुए हैं, तो पहले वो कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो है वो बेटा जी मैं आगे बढ़ूंगा, जिसके अंदर मैं एमसीक्यूज की सीरीज जो है वो आप लोगों के साथ करने वाला हूं। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे लगता है पहले सारी थ्योरी आएगी, उसके बाद एमसीक्यूज आएंगे, असर्शन रीजंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस आएंगे, सिंगल ऑप्शन करेक्ट आएंगे, मल्टी ऑप्शन करेक्ट आएंगे, टेबल्स आएंगे। भाई सब कुछ लेके आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, तो बड़ी मेहनत लगती है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा और इस चैनल पे तुम लोग अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोस। तो प्लेलिस्ट जो है वो ऑलरेडी बननी शुरू हो गई है एमसीक्यूज की, तो आप उनको रेफर जो है वो कर सकते हैं। चलो जी मैं शुरू कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस, ढेरों क्वेश्चंस जो है वो मैंने देखा कि आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो पूछे जा रहे हैं। कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो बीच में से एग्जांपल दे रखे थे कि डायमंड जो है वो किस तरह का सॉलिड है। डायमंड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, या जो है वो आयरन किस तरह का सॉलिड है, या NaCl किस तरह का सॉलिड है, या I2 किस तरह का सॉलिड है, या CCl4 किस तरह का सॉलिड है। तो इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स या सारे क्वेश्चंस आपके इस स्लाइड के अंदर कवर अप होने वाले हैं। मैं लाइन टू लाइन जो है वो वीडियो डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आयनिक सॉलिड्स के बारे में जो है वो आप लोगों से बात करूंगा। तो देखो आयनिक सॉलिड्स का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ऐसे सॉलिड्स जो आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं उनको हम लोग बट ऑब्वियस है यार आयनिक सॉलिड्स ही तो बोलेंगे। तो आयनिक सॉलिड्स जो है वो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से मिलके बनते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक बट ऑब्वियस है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। सब लोग प्लस टू के अंदर कूलम्स लॉ पढ़ के आए हुए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होने वाला है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्स लॉ जो है वो इसके अंदर मेन फोर्स है जो इसको गवर्न कर रहा है, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है नेचर के अंदर, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा जो है वो हाई रहता है। फिजिकल नेचर जो है अगर मैं इसकी बात करूं तो काफी हार्ड होते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को जकड़ के जो है वो बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से काफी हार्ड और ब्रिटल जो है वो हमारे पास ये देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। ये कंडक्टर तो होते ही हैं, बट ऑब्वियसली NaCl को पानी में डाल दो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आयंस ही आयंस जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब आयंस किसी लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होंगे तो बट ऑब्वियस है ना यार वो कंडक्ट तो करेगा ही। लेकिन आप मेरे को बताओ सोच के, क्या मोल्टन स्टेट में NaCl कंडक्ट करता है? बट ऑब्वियसली मोल्टन स्टेट में भी जो NaCl है वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस में ब्रेक कर जाता है। कंडक्टिविटी की जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो आयंस है। आयन है मेजर रिक्वायरमेंट, तो यार तो कंडक्ट तो करेगा ही ना। ठीक है ना। तो आई होप ये बेटा जी आपको क्लियर है। तो यहाँ पे देख लो NaCl, CaF2, MgO, ZnS, ये सारे जो है वो हमारे पास आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल्स जो है वो होते हैं। नेक्स्ट बेटा जी मैं मूव कर रहा हूँ कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर। तो ये यूजुअली वो बॉन्ड्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, वो कंपाउंड्स, वो हम लोगों के पास एक कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी यूजुअली हाई रहते हैं, हार्ड होते हैं ये, और नॉन कंडक्टर रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट इसका यही है, कंडक्ट जो है वो नहीं करते। इसके एग्जांपल्स क्या है? डायमंड, सिलिका इज SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड जो है, डायमंड जो है वो इसके एग्जांपल्स जो है हो गए। तो ऐसे पूछ लेंगे आपसे कि डायमंड जो है वो कौन सा सॉलिड है, सिलिका जो है वो कौन सा सॉलिड है, सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो कौन सा सॉलिड है। तो 3 क्वेश्चन तो यही बन गए इसके अंदर। ठीक है। तो ये कौन से सॉलिड्स हैं बेटा जी? कोवेलेंट हो या नेटवर्क सॉलिड बोल लो, बात बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट स्लाइड पे या नेक्स्ट पॉइंट पे मैं मूव कर रहा हूं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स यूजुअली जैसे आइस हो गया, वाटर को जमा दो, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस हो गया, ड्राई आइस में कार्बन डाइऑक्साइड को जमा दो, जो जो सॉलिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है उनको हम लोग जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोल देते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स यूजुअली मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे वाटर है समझ लो,
वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास किस तरह से रहता है, मैं यहाँ पे जो है आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है वो दूसरी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो सब जगह से ये बॉन्डिंग करके एक क्लोज्ड नेटवर्क जो है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर वैसे बोलते हैं आइस का, जो हाइड्रोजन चैप्टर में आपने क्लास 11th में अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो कोई सिंपल बात अपने दिमाग में बिठा लो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर यूजुअली किस तरह की बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स देखने को मिलती है, या वैंडरवाल और डाइपोल इंटरेक्शंस जो है वो देखने को मिलती हैं। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स है यूजुअली, क्योंकि ये ज्यादा बॉन्ड्स जो है ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जहां पे प्रेजेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वेंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं यूजुअली कम है, और ये थोड़े सॉफ्ट है, ठीक है, थोड़े मुलायम है, ये मुलायम सिंह यादव नहीं है लेकिन मुलायम है, ठीक है। तो आगे देखो, ये यूजुअली इंसुलेटर्स जो है वो रहते हैं, क्योंकि इंसुलेटर क्यों है भैया, कंडक्ट करने के लिए ना आयंस चाहिए होते हैं, तो आयंस इसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं, अगर आयंस ही प्रेजेंट नहीं है तो भाई ये कंडक्ट नहीं करेगा, सिंपल, शो सिंपल। आगे बढ़ो, देखो इसको, यहां पे क्या है, वाटर, वाटर जो है वो हमारे पास कंडक्ट नहीं करता, H2Cl2, ये सारे के सारे एग्जांपल जो है कॉपी में उतार लो, ठीक है। आयोडीन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी सैंपल पेपर्स में गिवन है कि आयोडीन किस तरह का सॉलिड है, किस तरह का सॉलिड है जी, आयोडीन है मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट बेटा जी, मैं बात करूंगा मेटालिक सॉलिड्स की। तो मेटालिक सॉलिड्स के अंदर यूजुअली क्या रहता है, जैसे सिंपल भाषा में समझते हैं इसको, जैसे समझ लो ये सोडियम है, सोडियम का आयन, और इसके आउटर शेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फिर ऐसे ही ये सोडियम का आयन है, इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे ही ये सोडियम का आयन है, इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो बहुत सारे सोडियम के आयन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फ्री मेटल के आयन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है हम लोगों के पास प्रेजेंट है। आगे देखो, इसके बीच में कौन सी तरह की बॉन्डिंग हम लोग बोलते हैं जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली फ्लो कर सकते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है देयर इज अ पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच सोडियम एटम इज स्विमिंग, इस तरह का लगता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे सोडियम के आयन्स जो है वो प्रेजेंट है, तो ऐसी बॉन्डिंग्स को हम लोग यूजुअली मेटालिक बॉन्डिंग्स जो है वो बोल देते हैं। अब मेटालिक बॉन्डिंग्स के अंदर जो इसका टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह हैं वो मॉडरेट से हाई के बीच में जो है वो रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, जैसे सीजियम गैलियम हाथ में रखते ही चुटकी में पिघल जाते हैं, ठीक है, और कई होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो यूजुअली हाई से लो जो है तो मॉडरेट जो है इसमें यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलते हैं। ये यूजुअली अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, कॉपर, आयरन, गोल्ड, मैग्नीशियम, जितने भी मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे इस सॉलिड के अंदर, मेटालिक सॉलिड के अंदर जो है वो लाई करते हैं। क्लियर है ये वाला? नेक्स्ट स्लाइड पे जो है मूव कर रहे हैं बेटा जी हम लोग। अब बेटा इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर जो है वो क्या मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर ना ये दो तरह के सॉलिड्स हैं, एक जैसे इसका एग्जांपल हो गया बेटा NaCl, और इसका एग्जांपल हो गया क्या, ग्लास। तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये ग्लास जो है एक अमॉर्फस सॉलिड है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो जो NaCl है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका एक डेफिनाइट अरेंजमेंट है। डेफिनाइट अरेंजमेंट जो है वो कैसे है, जैसे ये सोडियम, ये क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, तो एक ऐसा फिक्स्ड अरेंजमेंट है इसका, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है सोडियम और क्लोरीन के जो आयंस है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में सब चीजें बिखरी पड़ी हैं, रैंडमली अरेंज्ड है, कोई भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इनका जो है वो देखने को नहीं मिलता हम लोगों को, तो ऐसे सॉलिड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स जो है वो बोल देते हैं। अब यूजुअली देखो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज सैंपल पेपर्स के अंदर दे रखे हैं, व्हिच इज व्हाट एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब एन आइसोट्रोपिक इन नेचर को समझने के लिए बेटा जी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ये मान लो सोडियम के जो है वो एटम्स है, और ये मान लो हमारे पास क्लोरीन के एटम्स है, और ये फिर से हम लोगों के पास जो है वो सोडियम के एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। अब मान लो बेटा जी अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं, सीधा देखूं तो मेरे को सारे क्लोरीन दिख रहे हैं, इधर से इधर देखूं तो मेरे को सारे सोडियम दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे देखूं तो मेरे को कभी सोडियम आ रहा है, कभी क्लोरीन आ रहा है, कभी सोडियम आ रहा है, कभी क्लोरीन आ रहा है। तो इसका मतलब अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में हर तरह का एटम ही डिफरेंट है, तो डिफरेंट डायरेक्शंस में देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ऐसे एटम्स जिसकी प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग एन आइसोट्रोपिक
इन नेचर बोल देते हैं। जो यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम लोगों के पास जो है वो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर हमारे पास रहते हैं। आई होप बेटा जी आपको एक क्लियर है। जबकि एमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो हम लोगों के पास कौन सी नेचर के होते हैं, ये बेटा हम लोगों के पास जो है वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर है। सब बिखरा पड़ा है, इक्वली अरेंज्ड है। तो यूजुअली सेम तरह का जो है वो अरेंजमेंट हम लोगों को अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करो, चाहे वो ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, चाहे स्लांटिंग करो, चाहे स्लीपिंग करो, जैसे मर्जी लाइंस जो है वो मूव करो, आपको सेम ही तरह के एटम्स जो है वो यूजुअली देखने को मिल जाए अगर, तो दिस इज नोन एज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। देखो बेटा जी आपको एक क्लियर है। अब देखो ना, यूजुअली आपने कभी देखा होगा ग्लास को मान लो कट कर दिया, आपने कट कर दिया तो उसके ऊपर ऐसे फिंगर लगा के देखना मत करना प्लीज, डोंट ट्राई दिस एट होम। तो अगर आप वैसे उसको कट करके ऐसे हल्का सा टच करके देखोगे ना तो आपके हाथ में जो है वो खून आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि उसकी प्रॉपर कटिंग हो ही नहीं सकती है अमोर्फस सॉलिड्स की, तो यही पॉइंट है हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि दे कैन नॉट अंडरगो इररेगुलर या दे अंडरगो इररेगुलर क्लीवेज। इररेगुलर क्लीवेज जो है वो देखने को मिलती है, जबकि एकदम क्लीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर काटोगे तो एकदम क्लीन सपाट चट जो है वो हम लोगों के पास कटिंग इसकी यूजुअली रहती है। अब देखो अगले दो पॉइंट्स यूजुअली बस ऐसे समझ लो, ज्यादा क्वेश्चंस इनके ऊपर नहीं आते हैं। देखो इनकी हीट ऑफ फ्यूजन जो है या इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक जो है एकदम डेफिनाइट है, फिक्स्ड है। तो इनकी जो है वो हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह अलग अलग है। लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट्स के ऊपर चीजें पूछी जाती हैं। दूर दूर तक देखो सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन, जबकि यहां पे देखो तो कुछ अरेंजमेंट पर्टिकुलर नहीं है। ठीक है ना, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है। दूर दूर तक जब सेम ही चीज आपको देखने को मिल रही है तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूर दूर तक एक रैंडम सा गंद पा रखा है अगर एटम्स ने, तो वो हमारे पास जो है वो शॉर्ट ऑर्डर रहते हैं। यूजुअली एमॉर्फस शॉर्ट ऑर्डर होते हैं और ये जो है वो लॉन्ग ऑर्डर होते हैं। इसको हम लोग सच्चे देशभक्त और सॉलिड्स जो है वो बोल देते हैं। जबकि ये हमारे पास सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स जो है वो इनको हम लोग बोल देते हैं। अभी कभी देखा होगा यार आपने, कभी आपने पुराना ग्लास वगैरह देखो या पुरानी खिड़की वगैरह घर पे हो अगर, तो ये नीचे से मोटी हो जाती है। मोटी क्यों हो जाती है? क्योंकि ग्लास जो है ना उसको हम लोग देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोल रहे हैं। तो जो लिक्विड है वो नीचे फ्लो कर जाता है। लिक्विड क्योंकि फ्लो करता है तो नीचे से जो है वो मोटापा उसका जो है वो बढ़ जाता है। तो नीचे से यूजुअली विंडो पेन जो है वो मोटी हो जाती है क्योंकि लिक्विड जो है फ्लो करता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एमॉर्फस सॉलिड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझ गए? नेक्स्ट बेटा जी, क्रिस्टल्स जो है ना वो बहुत सारी तरह के होते हैं हमारे पास। कुछ क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ टेट्रागोनल होते हैं, कुछ ऑर्थोरोम्बिक। मतलब कहने का मतलब जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उन्होंने जो एटम्स अरेंज हो रखे हैं वो किस तरह के अरेंजमेंट के अंदर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो यूजुअली हम लोगों के पास ये 7 तरह के ब्रेविस लेटाइस हैं। सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसी को क्यूबिक बोलते हैं, किसी को हम लोग टेट्रागोनल, किसी को ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल। तो नाम ये वाले याद कर लो। ट्रिक अभी आने वाली है, मैं एकदम बड़े बढ़िया तरीके से आपको सारा टेबल जो है इसका लर्न करवा दूंगा, किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है और किसमें क्या क्या होने वाला है। बट आप पहले एक चीज समझ लो, ये डायमेंशंस है इसकी, ये मतलब एक्स एक्सिस के अंदर उस पर्टिकुलर क्रिस्टल की जो लेंथ है उसको ए बोल देते हैं। जैसे एक्स एक्सिस के अंदर जो लेंथ है उसको क्या बोल दो, ए बोल दो। वाई एक्सिस के अंदर जो क्रिस्टल की लेंथ है दैट इज बी बोल दो, वाई एक्सिस के अंदर। जेड एक्सिस के अंदर जो क्रिस्टल की लेंथ है वो हम लोगों के पास क्या बोल दो, उसको सी बोल दो। तो दीज आर द लेंथ, एज लेंथ्स इन द डिफरेंट एक्सिस। तो ए बी सी अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आई होप आपको ये क्लियर है। अब देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपस में एंगल बना रही है, एक्स और वाई जो आपस में एंगल बना रही है उसको अल्फा बोल दो। वाई और जेड जो आपस में एंगल बना रही है उसको बीटा बोल दो। जेड और एक्स जो आपस में एंगल बना रही है उसको गामा बोल दो। अल्फा बीटा गामा क्लियर है सबको? कौन कौन से एंगल्स हैं ये वाले? नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं, सबकी कैरेक्टरिस्टिक 1 मिनट में याद करवा रहा हूं। देखो बेटा जी बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बहुत टाइम लगा के टेबल बनाया था, ठीक है, स्लाइड के अंदर। तो क्रिस्टल सिस्टम्स जो है वो यूजुअली हमारे पास 7 तरह के हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो बेटा जी आई होप ये, क्योंकि ना ये इसी ऑर्डर में लर्न करना, आपको एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एनसीईआरटी का ऑर्डर थोड़ा सा अलग दे रखा है, बाकी बुक्स में अलग दे रखा है, लेकिन आप इस ऑर्डर में लर्न करना, बहुत इजी हो जाएगा आपको याद करना। अब देखना जरा, सीटी, ओरे, सीटी मत बजा, सीटी, देखो सीटी ओरे। तो मतलब एक कोई लड़की होगी, किसी को छेड़ रहा होगा सीटी मार के, तो लड़की बहुत थोड़ी सी, जिसको बोलते हैं फोगाट की बहन निकली, तो उसने क्या करा, उसको पटक के हेक्सागोनल के डब्बे में डाल दिया और उसको जाके फिर उसने क्लिनिक छोड़ दिया। क्लिनिक में उसका इलाज नहीं हो पाया क्योंकि उसने मार बहुत ज्यादा खाई थी, फिर उसको 3 क्लिनिक लेकर जाना पड़ गया। तो याद कर लो यार, हो जाएगा याद ये वाला। तो फोगाट सिस्टर बनो, कोई सीटी मारे तो उसको मारो पहले पकड़ के। तो पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्यूबिक टेट्रागोनल, सीटी और सीटी धमकी दे रहा है,
उसके बाद हेक्सागोनल वाले डब्बे में डाल दो, क्लिनिक छोड़ के आओ, वहां पे भी इलाज नहीं होगा, इतने बुरे से मारो, फिर उसको 3-3 क्लिनिक लेके जाना पड़े, ट्राई क्लिनिक। तो आई होप ये बेटा जी आपको समझ में आ गया कि ये सीरियल ऑर्डर जो है वो आपको कैसे लर्न करना है। अब देखो आगे, पहला केस बहुत सिंपल, ए बी सी तीनों बराबर कर दो, तीनों बराबर है, फिर इसको डिस्टॉर्ट करना शुरू करो, बिगाड़ना शुरू करो इसकी शेप को, इसका थोबड़ा बिगाड़ना शुरू करो। सीटी मारी है तो थोबड़ा तो बिगाड़ेंगे, पहले एक लात तोड़ो उसकी, ये तोड़ दी, बराबर थी, खत्म कर दी, एक छोटी कर दी एक बड़ी कर दी, फिर दोनों तोड़ दो, ठीक है ना। तो यहां पे देखो ये कैसे हो रहा है, पहले सारी बराबर है, फिर एक लात तोड़ी, फिर दोनों तोड़ दी, फिर उसके बाद फिर उसको खड़ा किया, फिर उसकी लातें सीधी करी, फिर मारा, फिर एक तोड़ी, फिर दूसरी तोड़ी, नहीं ऐसा कर लो, या तो फिर सीधा खड़ा किया, फिर एक बाजू तोड़ी, फिर दूसरी तोड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों बाजुएं तोड़ दी और उसके बाद उसका थोड़ा तोड़ा बैठ के हमने ट्राई क्लिनिक पर, सब टूटा पड़ा है, बिल्कुल फट्टड़ हुआ पड़ा है बंदा मार खाने के बाद। तो फट्टड़ वाला जो आदमी हुआ पड़ा है, जिसने बहुत ज्यादा मार खा चुका है, दैट इज ट्राई क्लिनिक, मोस्ट डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ द ब्रेविस लेटिस, जिसमें ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी बराबर नहीं है, यहाँ पे सब जो है वो उसका बिंगा टेढ़ा कर दिया, उसको तोड़ मड़ोड़ के जो है वो खराब कर दिया। तो जो है वो याद हो गया। मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो इसके जो एंगल्स है वो कैसे लर्न करने हैं आपको। एंगल्स लर्न करने के लिए बेटा जी देखो, पहले 3 केसेस में हमने सिर्फ लात और बाजू तोड़ी, उसका एंगल, उसका ऐसे उखाड़ा नहीं है, फाड़ा नहीं है बीच में से, एंगल सारे सेम है, पहले 3 केसेस में एंगल सेम है, आखिरी वाले केस में सब बिगड़ा पड़ा है। अब यहां पे हमने हटाना शुरू करा, तोड़ना फोड़ना शुरू करा, तो पहले उसका एंगल बिगाड़ा, ये 3 सही थे, उसके बाद एक एंगल तोड़ दिया, ये वाला भी लर्न हो गया, रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल लर्न हो गया। ये बेटा जी खुद कर लेना, ये वाले लर्न, अल्फा बीटा में एंगल जो है उसकी लात उखाड़ के ऐसे थी, ऐसे उखाड़ के 120 से ज्यादा एंगल बना दिया हम लोगों ने, 120 का एंगल बना दिया, तोड़ दिया उसको, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा जो है गामा 120 है, और इसमें अल्फा गामा 90 है और बीटा जो है वो 90 नहीं है, ठीक है। ये टेबल आई होप आपको लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं, लेकिन उसमें मूव करने से पहले देखो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सबसे ज्यादा डिस्टॉर्टेड वाली फॉर्म जो है वो ट्राइक्लिनिक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ट्राइक्लिनिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, ये सीधे सीधे क्वेश्चन जो है ना, इनकी लेंथ के ऊपर और एंगल्स के बीच में रिलेशन जो है आपको याद है, बहुत सारे एमसीक्यूज इसके अंदर बन सकते हैं पेपर में, अपने दिमाग में सीटी और ए हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक करके बना लेना। सारा मैंने ऑर्डर जो है वो आपको बता दिया, वीडियो रिवर्स करके देख लो आपको अगर नहीं याद हुआ तो। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूं बेटा जी, आगे देखो वॉइड्स की बात करेंगे। वॉइड्स होते हैं खाली स्पेसेस। खाली स्पेसेस कैसे रहते हैं क्रिस्टल्स के अंदर वो मैं बता रहा हूं। मान लो बेटा जी ये कोई 3 क्रिस्टल्स थे, इसके ऊपर एक और क्रिस्टल जो है वो मैंने रख दिया, एक और एटम जो है वो रख दिया, तो बीच में जो स्पेस बचेगा इसके अंदर, ये वाला जो स्पेस यहाँ पे बच रहा है, उसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो बोल देंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि बेटा जी इसकी जो शेप बन रही है वो टेट्राहेड्रल के माफिक या टेट्राहेड्रल के जैसी जो है वो देखने को बन रही है, इसलिए ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। और टेट्राहेड्रल वॉइड जो यूजुअली बनाते हैं एटम्स बेटा, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो यूजुअली 4 रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने एटम्स जो है उसके साथ डायरेक्टली अटैच है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट बोल रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाना बहुत सिंपल है, पहले ये बनाओ, ये बन गए 3 एटम्स लगाओ, फिर इन 3 एटम्स के ऊपर यहाँ पे इस डिप्रेशन में एक, इस डिप्रेशन में दूसरा, इस डिप्रेशन में तीसरा, तो ये जो फॉर्म होगा ना, ये वाला स्ट्रक्चर बनाना मैंने रख दिया, बता दिया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो फॉर्म होगा, इसके अंदर जो खाली स्पेस होगा ना, उसकी ये वाली शेप होगी, इसको बोलते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये लर्न कर लेना 6 होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं बेटा जी मैं। अब बेटा ये काफी ज्यादा यहाँ पे अरेंजमेंट्स जो है, जिसको प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो मैंने बोल दिया। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हम लोगों के पास क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये एक क्यूब की शेप का जो है मैं स्ट्रक्चर ले रहा हूं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे जो है वो एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये मेरा क्यूब जो है वो यहाँ पे बन चुका है बेटा जी। अब इसके बाद क्या होने वाला है, हर क्यूब का जो एज है वहां पे एक एक एटम जो है वो मैं रखने वाला हूं। तो यहाँ पे भी एक एटम पड़ा है, यहाँ पे भी एक एटम पड़ा है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ 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 यहाँ, तो 8 कोने थे, 8 कोनों पे एक एक एटम पड़ा है। अब इमेजिन करो ये एटम जितने बड़े हो गए कि एक दूसरे को टच करने लग गए, जैसे यहाँ पे हो गए, इन जगह पे 8 के 8 एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्रिस्टल जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है वो बोल देते हैं। अब देखो इसको ना, ये जो लेंथ है ना, ध्यान से याद रखना इस चीज को, ये जो एक लेंथ बन रही है यहाँ पे, एक एज जो बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ए। दिस इज द एज लेंथ ए। अब ये ए देखो, ए यहां से लेके यहां तक है, ए जो है, अब ये आर था, ये भी आर था,
तो टोटल ए की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर होगी, ए इज इक्वल टू 2r। तो याद रखो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो हमारे पास एज लेंथ होती है दैट इज ट्वाइस द रेडियस। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं मैं बेटा जी। फेस सेंटर, फेस सेंटर कौन सा होता है, देखो ये एक फेस था मेरे पास, इसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है तो इसको फेस सेंटर बोल देते हैं। फेस सेंटर के अंदर जो लेंथ है दैट इज 2√2r, r इज द रेडियस। अभी 2√2r आई कैसे है, ये देख लो, ये a था, ये a था और ये मेरा था 4r, और ये 90 का एंगल बना रहा है। यहाँ पाइथागोरस लगा के आप अगर सॉल्व करोगे तो ये जो है वो आ जाएगी। अभी के लिए आप इसको लर्न कर लो, ठीक है। इसके प्रूफ वगैरह मैं अभी नहीं करवा रहा, बोर्ड में भी नहीं आएंगे क्योंकि प्रूफ आने नहीं है इस बार। तो आप ये समझ लो कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए जो है, वैसे ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल से करोगे तो आपको जिनको दिमाग तेज है उनको समझ में आ गया हुआ है। ए की वैल्यू 2√2r जो है वो यहाँ पे होगी किसके अंदर, इसको हम लोग FCC भी बोल देते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज बॉडी सेंटर्ड के अंदर जो है वो क्या रहता है, बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के बीच में अगर कोई प्रेजेंट है। बॉडी सेंटर के अंदर जो r है दैट इज √3/2a, a इज द एज लेंथ जो है वो हमारे पास रहता है। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स जो डिफेक्ट्स के ऊपर है वो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो डिफेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स भी मैं जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। नहीं जी डिफेक्ट्स नहीं आए, कोई बात नहीं। अब बेटा एक और चीज है इसमें ध्यान से देखने वाली, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है, जिसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सारी के सारे एटम्स की एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो। ऐसे मैग्नेटिक एलिमेंट्स को हम लोग फेरोमैग्नेटिक जो है वो बोल देते हैं, फेरोमैग्नेटिक। अब अगर एक उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा सारी की सारी क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें तो उसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो इस तरह का टेबल आ सकता है, उसके अंदर जो है वो पूछा जा सकता है कौन सा फेरोमैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा एंटी फेरो है, कौन सा फेरी है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन सेट भी के अंदर भी इसको सिलेक्ट कर रखा है। तो ये जो है हम लोगों के पास एंटी फेरोमैग्नेटिक सेकंड वाला केस जो है वो हो गया। अब फेरी मैग्नेटिक क्या होता है, कुछ भी रैंडम अरेंजमेंट है, मतलब अनइक्वल नंबर ऑफ एंटी जो है यहाँ पे स्पिन्स प्रेजेंट है, कुछ इधर अलाइन कर रही है, कुछ नहीं कर रही, कुछ कर रही है, कुछ नहीं कर रही, लेकिन दे आर नॉट इक्वल इन नंबर। जो अलाइन कर रही है और जो नहीं कर रही है ऑपोजिट है और इक्वल है, वो इक्वल नहीं है, तो जिससे एक नेट मैग्नेटिज्म जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो बोल देते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहा हूं। इसके ऊपर तो भाई पता नहीं कितने क्वेश्चन जो है वो सैंपल पेपर्स के अंदर मैंने देखे। स्कॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बोर्ड के अंदर सब्जेक्टिव पेपर होता था ना, तो ये वाला क्वेश्चन एक 3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन होता था कि जो उसने पूछना ही पूछना किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो पहले मैं ये स्कॉटकी डिफेक्ट जो है वो डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो देखो यहाँ पे क्या देखना है आपको, इट इज ड्यू टू एन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग फ्रॉम द लेटिस साइड। तो इसमें देखो क्या था, मान लो ये कोई लेटिस है, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था। अब यहाँ पे एक वॉइड प्रेजेंट है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, वहां से मिस है ही नहीं। देखो क्रिस्टल कोई भी परफेक्ट नहीं होता, उसको बनते टाइम पे कुछ ना कुछ उसके अंदर डिफेक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इक्वल नंबर अगर मिसिंग है कैटायंस और एनायंस, तो उसको स्कॉटकी डिफेक्ट जो है वो हम लोग बोल देते हैं। अब देखो एनायंस और कैटायंस मिस है, इसका मतलब मास जो है वो कम हो रहा है। एक पर्टिकुलर यूनिट सेल का मास अगर कम हो रहा है पर्टिकुलर यूनिट सेल का, तो डेंसिटी बट ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी। तो देखो पहला क्वेश्चन स्कॉटकी डिफेक्ट, इनमें से कौन सा स्कॉटकी डिफेक्ट है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयन में से, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू वाला यहां से बनता है। तो स्कॉट किसके अंदर जो है वो डेंसिटी डिक्रीज करती है, स्कॉटकी दे देंगे, फ्रैंकल दे देंगे, कुछ और दे देंगे उसमें अंदर साथ में। तो याद रखो डेंसिटी जो है स्कॉटकी के अंदर जो है वो डिक्रीज करती है। और ये डिफेक्ट जो है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, इट इज यूजुअली फाउंड इन हाईली आयनिक कंपाउंड्स विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, NaCl, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, AgBr। तो इस तरह के एटम्स के अंदर जो है वो यूजुअली हमारे पास देखने को मिलता है। आगे देखो बेटा जी, फ्रैंकल डिफेक्ट डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में कुछ नहीं आपको जो है वो ध्यान देना है इसके अंदर, वो क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर कुछ नहीं, आपको क्या ध्यान देना है, फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो इसके अंदर डिसलोकेट हो गया। तो एटम जो था वो यहां से ना इस खिसक के थोड़ा सा जो बीच में खाली जगह थी ना उसके अंदर आके रिसाइड करने लग गया। तो ऐसे डिफेक्ट को जिसमें खिसक जाता है, डिसलोकेशन हो जाती है आयन की, यूजुअली कैटायन की। कैटायन की ही क्यों होती है, क्योंकि कैटायंस जो है ना बेटा वो यूजुअली स्मॉलर होते हैं, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करा होता है, छोटा हो जाता है साइज, छोटा हो जाता है साइज तो बीच में खिसक जाता है अगर उसको जगह मिलती है। अगर मान लो एनायन का साइज ज्यादा बड़ा हो
तो वो खिसक जाता है और लेटेस्ट साइट को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है, इंटरस्टिशियल साइट्स को, वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लेता है। इसका डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि डेंसिटी मास तो सेम है, मास सेम है, तो इसका मतलब कोई भी डिफेक्ट जो है इसका डेंसिटी पे देखने को नहीं मिलेगा। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। और ये यूजुअली जिसके अंदर लार्ज डिफरेंस है, मैंने बताया नायन और कैटायन के अंदर लार्ज डिफरेंस है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, यहाँ पे AgBr देखो दोनों में है, तो ये बन गया क्वेश्चन कौन सा ऐसा जिसको बोलते हैं क्रिस्टल है जो दोनों डिफेक्ट्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके अंदर दोनों हो रहे हैं, कौन सा है, AgBr है, तो AgBr के अंदर दोनों है। फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर नॉट फाउंड इन प्योर एल्कली एंड मेटल हैलाइड्स बिकॉज कैटायन एंड यूजुअली लार्ज है। तो कैटायंस ये प्योर एल्कली मेटल्स के जो हैं वो हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं शो करते, क्योंकि इनके जो कैटायंस हैं वो यूजुअली सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज करता है, तो मोस्ट लेफ्ट वाले सबसे ज्यादा बड़े साइज के होते हैं, इसीलिए जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट को हमारे पास शो नहीं करते हैं। तो इसका डायग्रामेटिकली मैं अगले पेज पे जो है वो रिप्रेजेंट कर रखा, तो यहाँ पे देख लो बेटा जी। तो ये देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या था, डिसलोकेट हो गया, यहां से खिसक गया, बीच में आ गया जो वर्ड प्रेजेंट था, यहां से खिसका और यहां बीच में आ गया, ठीक है, तो इसमें डेंसिटी डिक्रीज कर दी। अब यहां पे देखो, यहां से पॉजिटिव वाला मिस है, यहां से नेगेटिव वाला मिस है, यहां से पॉजिटिव वाला मिस है, यहां से नेगेटिव वाला मिस है, तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो मिस है, तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग जो है वो स्कॉट की डिफेक्ट बोल देते हैं। हो बेटा जी, चलो बेटा जी अब एमसीक्यूज जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। द कंडीशन, द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो बट ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर तो उसको फेवर करेगा नहीं, तो इसलिए लो टेम्परेचर हमेशा उसको फेवर करेगा। जब ठंडा होगा तभी सॉलिड्स के अंदर जो है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो थर्मल एनर्जी है वो यूजुअली क्या रहती है, कम रहती है। तो बहुत सिंपल एमसीक्यू था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। आगे देखो, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो देखो कितना इजी हो जाता है जब मैं कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बता देता हूं। तो आइसोट्रॉपिक नहीं है, इट इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। तो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर जो है वो रहता है। ट्रू सॉलिड जो है वो होता है यूजुअली, इसने पूछा नहीं है कैरेक्टरिस्टिक, डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक है, रेगुलर पैटर्न जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एन आइसोट्रॉपिक होता तो मजा आ जाता, लेकिन मजा क्यों लेना, हमने तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एन आइसोट्रॉपिक नहीं, आइसोट्रॉपिक वाला जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस सॉलिड। अभी मैंने बताया ग्लास 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 ग्लास, बार बार मैं करे जा रहा था अपनी क्लास में ग्लास के बाद, तो इसलिए क्वार्ट्ज जो है वो हमारे पास यहाँ पे कौन सा सॉलिड है, अमोर्फस सॉलिड है, ठीक है। ग्रेफाइट कौन सा है, क्रोम एलम कौन सा है, सिलिकॉन कार्बाइड कौन सा है, एक बार आप टेबल देख लेना, वहां से रेफर कर लेना, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। आगे देखो, यहाँ पे जो है वो कौन सा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो हम लोगों के पास होता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में इक्वल नंबर ऑफ स्पिन्स जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन वाली रहती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, तो ये सारी एक दूसरे के साथ जो है वो कैंसिल आउट कर रही है, तो डी जो है वो हम लोगों के पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यूज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्वार्ट्ज ग्लास। अब देखो, क्वार्ट्ज ग्लास इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर बिकॉज इट इज एन अमॉर्फस सॉलिड। अगर ये अमॉर्फस सॉलिड है तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो है वो सेम रहने वाली हैं। तो इट हैज सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस, जिसकी वजह से जो है क्वार्ट्ज ग्लास की ये आंसर जो है वो हो जाएगा। कैन नॉट बी मेजर्ड, ये गलत है। ऑलवेज जीरो, ये भी गलत है। डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इट इज नॉट एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, तो इसलिए जो है यहाँ पे ये होने वाला है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स जो है वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर जो है वो ये नहीं रहते हैं, इसलिए ये वाली जो पॉइंट है ये गलत हो गया। बाकी देख लो, ये जो है वो कुछ हीट करने पे कुछ चेंज हो सकते हैं, अरेंजमेंट्स बदल सकते हैं हीट करने पे। दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कभी देखा होगा ग्लास जो है ना वो व्हाइटिश हो जाता है, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, इवन ट्रांसपेरेंट वाले का भी, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो है वो हमारे पास बन जाती हैं, जिससे वो चेंज हो सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अमॉर्फस सॉलिड्स कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग, ये भी ठीक है, उनको मोल्ड कर सकते हैं। ग्लास को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो है वो हम लोग देख सकते हैं। आपने यूजुअली देखा ये तरह तरह के ग्लास के डिजाइन जो है वो आजकल हमारे पास देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एन आइसोट्रॉपिक वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये बर्दाश्त नहीं होगी, ये गलत है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन इस पे थे, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट जो है वो पहले बता दिया था। शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्यों रहता है इसका। अब देखो यहाँ पे क्या आंसर है इसका, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज अरेंज्ड ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग।
शार्प मेल्टिंग पॉइंट को, क्योंकि एक सिंगल अरेंजमेंट है, दूर दूर तक देखते रहो एक ही अरेंजमेंट है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सारे जो है जब इक्वल उसको हीट जाएगी तो सारे एक साथ पिघल जाएंगे। शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो यूजुअली लॉन्ग रेंज सॉलिड्स के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट्स है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट गलत है। सम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सेम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये भी गलत है। डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। बात ये सही कर रहा है लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना इस वाले पॉइंट से है, इसलिए ये पिंक वाले के अंदर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। आयोडीन मॉलिक्यूल कौन सा है बेटा जी? आयोडीन मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो लंदन फोर्सेस या वेंडरवाल फोर्सेस जो है या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस जो है वो एग्जिस्ट हमारे पास। क्या पूछा इसने? आयोडीन फोर्सेस आर हेल्ड टुगेदर बाय, ये लंदन फोर्स, ये वेंडरवाल फोर्सेस की ही कैटेगरी के अंदर जो है वो यूजुअली देखने को मिलते हैं इस तरह के फोर्सेस। तो आयोडीन के अंदर हमारे पास, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये लंदन फोर्सेस जो है वो हमारे पास इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आयोडीन आर अ क्लास ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। These solids are soft and non-conductor of electricity. तो usually non-polar solids अगर एक दूसरे के साथ अटैच हो तो वो लंदन फोर्सेस जो है वो होते हैं। डाइपोल डाइपोल नहीं है क्योंकि इसके अंदर नॉन पोलर कैटेगरी जो है वो चलेगी, कोवेलेंट बॉन्ड वाले भी नहीं है, कूलम्स तो हो ही नहीं सकते इसके अंदर। नेक्स्ट मूव कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड? याद रखो नेटवर्क सॉलिड जो है वो हमारे पास डायमंड है। तो मैंने आपको ये वाला टेबल भी डिस्कस कर लिया क्योंकि इस टेबल के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। नेक्स्ट मूव कर रहा हूं मैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? इसमें से कौन से वाला इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है? मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है, ये काइंड ऑफ आयनिक सॉलिड वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। ये भी जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ये जो है बेटा जी हमारे पास I2 एक नॉन पोलर लंदन फोर्सेस से हेल्ड होने वाला कंपाउंड है, ये नॉन कंडक्टर रहता है। और प्योर फॉर्म के अंदर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है जैसे कि वाटर हो गया, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव नहीं है। तो दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। सी एंड डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं, आगे देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड? तो इसमें से आयनिक सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर है, नॉट ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर वाली कैटेगरी जो है वो गलत है। एनाइसोट्रोपिक ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं इनके अंदर। लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टन स्टेट, हाँ ठीक है। नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, हाँ लो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लिक्विड स्टेट्स के अंदर ज्यादा कंडक्ट करते हैं, सॉलिड्स में थोड़ी कम रहती है, ठीक है, लेकिन रहती है। ये एक मेन पॉइंट जो आपको समझना है। नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूं मैं, आगे देखो। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये मान लो कार्बन कार्बन कार्बन, तीन तो बॉन्ड बने हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। इस फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं, आगे देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स बिहेव एज अ कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में छोटी छोटी लाइनें छोटी छोटी जगह पे जो है वो लिखी होती हैं। तो इसको मैं पढ़ रहा हूं, सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो आपके कवर होने वाले हैं। सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स लाइक, ये वैनेडियम का डाइऑक्साइड है VO3, टाइटेनियम का TiO3, शो मेटालिक एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। इनकी मेटालिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज रहती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एज टेम्परेचर वेरीज, मेटालिक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी वेरी करती हैं। this is due to the variation in the energy gaps between the conduction and the valence band। तो देखो, एक होता है वैलेंस बैंड जो इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली प्रेजेंट है, एक होता है कंडक्शन बैंड जहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से इनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो गैप है वो बदलता रहता है इन पर्टिकुलर्स के बीच का। तो इसीलिए इनका टेम्परेचर वेरी करने से जो है वो कंडक्टिविटीज वेरी करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारी लाइंस को अपने पास जो है वो कॉपी में, यार कॉपीज जरूर रख लिया करो, आपने रखी नहीं हुई है, अगर नहीं रखी हुई है तो प्लीज इसको रख लो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हवा में बैठ के वीडियो देख लो और काम हो जाए, क्योंकि मेरा मोटिव पर्पस डिफीट नहीं होना चाहिए। पर्पस है फ्री क्वालिटी एजुकेशन टू एवरीबॉडी। जो भी क्लास 12th के अंदर आजकल केमिस्ट्री पढ़ने वाला है सबके लिए सारी वीडियो एकदम चकाचक क्वालिटी वाली फ्री अगर तुम लोगों को मिल रही है तो भाई लिखने में क्या फोकट वाला, फोकट का माल समझाएगा मेरे को, है मारू पकड़ के कनपट्टी के नीचे, काम करो ढंग से। आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे देख लो TiO3 जो है वो इसका एग्जांपल जो है हम लोगों के पास होगा। TiO नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं करना। TiO3, VO2, VO और VO3 जो है वो इसके एग्जांपल्स हमारे पास होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स?
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पैरा भी अपने पास आप नोट कर लेना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। क्रोमियम का डाइऑक्साइड TiO, ReO3 आर सम टिपिकल मेटल ऑक्साइड्स विच शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिमिलर टू मेटल। तो ये कुछ हमारे पास मेटल के ऑक्साइड्स हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो मेटल के जैसी रहती है। ये याद करने वाले पॉइंट्स है सारे। जबकि SiO2, MgO, SO2 ऐसे ऑक्साइड्स हैं एंड SO2 आर ऑक्साइड्स ऑफ, ये मेटल है, सॉरी ये अपना, ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया, ये जो है वो सेमी मेटल हो गया, विच डू नॉट शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास मेटल की तरह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कौन शो कर रहा है, तो CrO3 जो है वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। क्योंकि Si सिलिकॉन, ये सेमी मेटल बोल सकते हो इसको, या नॉन मेटल वाली कार्बन वाले ग्रुप के अंदर है, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल वाला जो है वो नहीं आएगा, ये नॉन मेटल वाली कैटेगरी में हो गया। और CrO2 जो है ये हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टीज को शो करेगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। द लेटेस्ट साइट इन द प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय, देख लो, कोई भी प्योर क्रिस्टल है उसके अंदर जो लेटेस्ट साइट है उसके अंदर बेसिकली क्या हो सकता है, या तो कैटायन मूव कर सकता है, यूजुअली कैटायन ही मूव करता है इंटरस्टिशियल साइट्स पे, इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मूव करता। तो मॉलिक्यूल भी मूव कर सकता है, अगर जगह हो तो हो सकता है वो हाइड्रेट का मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास फॉर्म कर दे, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम लोग बोल सकते हैं। एटम मूव कर सकता है, आयन मूव कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं करेगा। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। आगे देखो, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज आयनिक सॉलिड, तो बिल्कुल नहीं है यार, ये इसके अंदर कोई भी आयंस जो है वो प्रेजेंट नहीं है। आई होप ये क्लियर है। कंडक्टिंग है, नेटवर्क कोवेलेंट, ठीक है, तो आयनिक वाला जो है वो ये नहीं होगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। द कैटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। अभी मैंने बताया इंटरस्टिशियल साइट्स जो गैप्स होते हैं उसके अंदर किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्रैंकल वाले के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये बस पहला ऑप्शन ही पड़ा, यहाँ पे सही हो गया। तो यूजुअली यहाँ पे देख लो, स्मॉलर आयंस यूजुअली कैटायंस जो है वो मूव कर जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट हमारे पास देखने को मिलता है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं। स्कॉटकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन अ क्रिस्टल व्हेन इक्वल नंबर ऑफ एनायंस और कैटायंस आर मिसिंग। जब अभी मैंने बताया था स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर भी इक्वल नंबर ऑफ एनायन और कैटायन मिस है, तो जिससे डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, इक्वल नंबर में मिस है, तो ये हमारे पास स्कॉटकी डिफेक्ट जो है वो हो जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत है, इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। इंप्योरिटी की बात भी नहीं करी, सम कैटायंस मूव इनटू द लेटेस्ट साइड्स, ये फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर होता है, तो ये गलत हो गया, ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं। Which of the following is true about the charge acquired by the p-type semiconductor? अब देखो p-type semiconductor बहुत सिंपल है। सेमीकंडक्टर्स यूजुअली ग्रुप जो है वो 14 के बंदे होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया। अगर सिलिकॉन के अंदर मैं थोड़ा सा ग्रुप 13 का एलिमेंट जो है वो मिक्स कर दूं, तो मेरे पास p-type सेमीकंडक्टर जो है वो फॉर्म होता है। अगर मैं ग्रुप 15 का एलिमेंट इसके अंदर मिक्स कर दूं, तो मेरे पास n-type सेमीकंडक्टर जो है वो फॉर्म होता है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, ये होता न्यूट्रल ही है, क्योंकि अगर मैं सिलिकॉन के साथ एक एटम मिक्स कर दूं, जैसे फास्फोरस मिक्स कर दिया मैंने सिलिकॉन के साथ, तो फास्फोरस की अपनी वैलेंसी है तो न्यूट्रल ही, सिलिकॉन की अपनी वैलेंसी है तो न्यूट्रल ही, तो ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा। तो ये न्यूट्रल आंसर होगा, इसका नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता, कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड जो है वो नहीं करता। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूं। टू गेट द एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकॉन, इट शुड बी डॉप्ड विद द सब्सटेंस ऑफ वैलेंसी। अब देखो, सिलिकॉन मैंने बताया ग्रुप 15 का, एन टाइप बनाना है तो ग्रुप 14 का ग्रुप 15 के साथ डॉप कर दो। 15 के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। चाहे फास्फोरस ले लो, तो फास्फोरस डालोगे तो 5 जो है वो इसका आंसर यहाँ पे हम लोगों के पास हो जाएगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ग्रुप 14 को 15th वाले से डोप कर दो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ग्रुप 14 को 13 वाले से डोप कर दो तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। दोनों होते हमारे पास न्यूट्रल ही हैं, ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। 13th वाले ग्रुप की वैलेंसी 3 होती है, 15th वाले ग्रुप की वैलेंसी जो है वो 5 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं। द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बड़ा बहुत ध्यान से समझना ये वाला क्वेश्चन। जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास रहते हैं 4। जो 4 एलिमेंट्स होते हैं, तो अगर मैं नंबर ऑफ टेट्रा हेड्रल वॉइड्स की बात करूं तो वो ट्वाइस होते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है यूनिट सेल के अंदर। तो 2 इंटू में 4 दैट इज इक्वल टू 8। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा। इस तरह के न्यूमेरिकल्स मैंने न्यूमेरिकल वाली वीडियो में बहुत सारे करवा रखे हैं, आपको कॉन्सेप्ट वहां पे डिटेल में देख सकते हैं, यहां पे मैं ये टेकअप नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डिफेक्ट्स आर शोन बाय AGBR। तो देखो बेटा जी, ये आ गया ना क्वेश्चन ये वाला। AGBR जो है, ए स्कॉटकी, बी फ्रैंकल। यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑर्डर जो है वो गड़बड़ा गया,
ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख लेना। तो AgBr ऐसा क्रिस्टल है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी बना दिया। स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों डिफेक्ट्स कौन से क्रिस्टल में जो है वो शो होते हैं? AgBr के अंदर जो है ये दोनों चीजें हमारे पास रहती है। वो बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे अंदर जो है वो हम लोग मूव कर लें। आगे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस तरह के क्रिस्टल्स के अंदर जो है वो रहती है? तो याद रखो ये HCP CCP के अंदर होती है, जो 74% जो है वो यूजुअली हम लोगों के पास रहती है। अब क्वेश्चन आता है बाकी कितनी है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने सारा लिख रखा है। तो बेटा जी बस आप तो यहाँ पे याद कर लो कि ये जो है वो 74% जो है वो यूजुअली यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो HCP CCP के अंदर 74% जो है वो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी होती है। अगले क्वेश्चन में मूव कर रहा हूँ। अब देखो, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 68% है। पैकिंग एफिशिएंसी 68%, तो इसका मतलब खाली स्पेस कितना प्रेजेंट है? खाली स्पेस जो है वो 32% प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो यहां पे भी आपसे ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द एम्प्टी स्पेस इन जो है वो HCP या CCP लैटिस। तो एम्प्टी स्पेस इसके अंदर कितना हो जाएगा? 26% हो जाएगा। तो ये नहीं देखना कि यहाँ पे अरेंजमेंट में परसेंटेज पूछ रखी है, BCC पूछा तो सीधा 68 जो है वो टिक करके गलत कराओ अपना आंसर। तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस पूछा तो आपको 32 जो है वो डरना है, क्योंकि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 68% जो है वो रहती है। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट, which of the following statement is true about the HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग जो है वो उसके लिए क्या ट्रू है? देखो, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक का याद रखो कोऑर्डिनेशन नंबर नॉट ट्रू है, ये सही है। 74% पैकिंग एफिशिएंसी, ये भी आप अपने दिमाग में उठा लो। टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ द थर्ड लेयर, ये भी सही है बिल्कुल। इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर्स ऑफ द फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली विद द फर्स्ट लेयर, ये गलत है। ये क्यों गलत है? यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट जो है वो दे रखा है, ये है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट क्रिस्टल का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, तो फर्स्ट लेयर फोर्थ लेयर के साथ बिल्कुल भी सेम नहीं है, फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर के साथ ही सेम है। तो यहाँ पे जो इसने देखा फोर्थ लेयर इज एग्जैक्टली सेम, ये गलत हो गया इस चीज के अंदर। यहाँ पे जो है डायग्राम बना हुआ है HCP के क्रिस्टल का 2D के अंदर किस तरह से जो है वो फॉर्म होता है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। आगे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द कैटायन विल बी सेम। इसने बोला कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायन एंड एनायन इन द, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जितने एटम्स आयन को सराउंड कर रहे हैं, एनायन को सराउंड कर रहे हैं, या जितने एटम्स कैटायन को सराउंड कर रहे हैं वो सारे सेम है। तो आप ना याद रखो, ये NaCl का जो क्रिस्टल होता है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यूजुअली 6 रहता है। तो 6 सोडियम को सराउंड करते हैं, 6 क्लोरीन को जो है वो सराउंड कर रहे हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 6 क्लोरीन 6 सोडियम को, सॉरी सोडियम को सराउंड कर रहे हैं, और बराबर रहता है, मतलब जितने एटम सोडियम को सराउंड कर रहे हैं, जितने क्लोरीन को सराउंड कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्लोरीन को सराउंड नहीं करेगा, तो ये बराबर रहते हैं, तो 6 रहते हैं। तो यूजुअली ये वाला एग्जांपल जो है वो आपको बिठा लेना। बाकी इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं सही है। एक बार ये ऑप्शन सारे पढ़ लो, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, लेकिन याद रखो हाँ, सोडियम के केस में जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो यूजुअली 6 जो है वो यहाँ पे देखने को हमारे पास मिलता है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द स्क्वायर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर? स्क्वायर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बेटा जी जो है हम लोगों के पास कैसा होता है देखने में? 2 3 4 ऐसे, 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3। अब अगर मैं इस वाले एटम की बात करूं तो 1 2 3 4 एटम्स ने इसको डायरेक्टली टच कर रखा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों के पास 4 हो गया। आई होप बेटा जी ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। विच काइंड ऑफ डिफेक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग? डोपिंग से बेटा जी हम लोग ना तो डिसलोकेशन बोलते हैं, ना स्कॉटकी बोलते हैं, ना फ्रैंकल बोलते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स जो है वो हमारे पास यूजुअली रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज पे डिफरेंस जो है वो जनरेट हो जाता है डोपिंग करने से। डोपिंग करने का मतलब वही है, जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के अंदर कुछ अमाउंट में जो हम लोग ग्रुप 15 के डाल दें, जिससे एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म हो रहा था, या कुछ हम लोग जो है वो ग्रुप 13 के डाल दें, जिससे पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास होता है। होप बेटा जी आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। आगे देखो, सिलिकॉन इज डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। सिलिकॉन जो है वो ग्रुप 14 का बनता है, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब ग्रुप 15 से इसको डोप करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो फॉर्म होगा। इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा मैं, अपने दिमाग में बिठा लेना इसको। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? यहाँ पे देख लो, कई बार ना बच्चे ये नॉट ट्रू नहीं पढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं और टिक करके अपना आंसर जो है वो गलत कर लेते हैं। देखो, नॉट ट्रू पूछा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये सही है। द डोमेन्स इन द एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर oppositely oriented with respect to each other, ये भी सही है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल द मैग्नेटिक मोमेंट इन डाइपोल मोमेंट, ये भी ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड
परमानेंटली, ये गलत है। इसको हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं परमानेंटली, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम लोगों के पास रहते हैं। आई होप बेटा जी आपको क्लियर है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद कर लेना, पीछे भी मैंने जो इसका कॉन्सेप्ट बताया था। नेक्स्ट जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको लिख लेना चाहे अपने पास कॉपी में। कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परसिस्ट करती है इवन, जैसे आयरन का केस है, आयरन को अगर आप मैग्नेटाइज कर दो, मैग्नेट हटा भी दो, तो थोड़ी देर तक वो चीजों को जो है वो अट्रैक्ट करता रहता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वाली प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग बोल देते हैं। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आयनिक सॉलिड्स। अब आयनिक सॉलिड्स वाला टेबल आप अपने दिमाग में बिठा लो। बिगर आयंस फॉर्म क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद स्मॉलर आयंस ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल voids, ये भी सही है, ये भी सही है। Occupation of all voids is not necessary. The fraction of the octahedral and tetrahedral voids occupied depends upon the radii of the ions occupying the voids. The fraction of octahedral and tetrahedral voids occupied depends upon the radii of the ion. बेटा रेडियाई पे नहीं डिपेंड करता है, जो छोटे वाला आयन है वो इसको ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से जो है इसका आंसर होना चाहिए। तो बेटा जी इसके अंदर जो है ये इसका आंसर जो है वो होने वाला है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। द फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स डिपेंड्स ऑन द रेडियाई ऑफ द जिसको बोलते हैं आयन प्रेजेंट इन द लेटेस्ट पॉइंट्स। तो यहाँ पे देख लो, नॉट ट्रू पूछा था, इसने पूछा डिपेंड्स ऑन द रेडियाई, और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाइड डिपेंड्स ऑन द रेडियाई ऑफ द आयन। ये वाला पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं। ferromagnetic substances becomes permanent magnetized magnet when they are placed in the magnetic field, because ferromagnetic substances जो है वो मैग्नेट क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि उसके सारे डोमेन्स जो मैग्नेटिक फील्ड्स उनकी होती हैं सबकी एक डायरेक्शन में जो है वो अपने आप को अलाइन कर लेती हैं, जिससे वो एक ही तरह से जो है वो बिहेव करते हैं। ये इसका ऑप्शन जो है वो रहेगा, ये वाले सारे इसके गलत है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं। पैकिंग फ्रैक्शन का जो ऑर्डर है, याद रखो बेटा, एफसीसी का सबसे ज्यादा 74%, फिर 68%, फिर 52%। तो ये ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। याद रखो सिंपल क्यूबिक के केस में 52% पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया, आगे बढ़ रहे हैं। Which of the following defects is known as dislocation defect? तो देखो डिसलोकेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक एटम जो है वो डिसलोकेट करके इंटरस्टिशियल साइट्स पे जो है वो हमारे पास पहुंच गया, इसलिए उसको फ्रेंकल डिफेक्ट जो है वो हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। आगे कोई नहीं है। इन क्यूबिक क्लोज्ड पैक द यूनिट सेल हैज, क्यूबिक क्लोज्ड पैक के अंदर सीसीपी के अंदर एक यूनिट सेल में क्या होता है, यूनिट सेल के अंदर सीसीपी जो है उसके अंदर यूनिट सेल में ना, यहाँ पे आपको ध्यान देना, जो जेड होता है सीसीपी का क्यूबिक क्लोज्ड पैक का, या एफसीसी वाला ही रहता है, तो 4 होता है। तो 4 अगर नंबर ऑफ एटम्स है तो 8 इसमें क्या रहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो हमारे पास देखने को मिलेंगे। तो ये सही हो गया, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ईच ऑफ विच इज शेयर्ड बाय 4 एडजेसेंट यूनिट सेल्स। तो ये 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये गलत है, 4 ये हो गया गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूबिक क्लोज्ड पैक के अंदर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स विद इन द यूनिट सेल के बीच में जो है वो रहेंगे, शेयर्ड बाय 4 एडजेसेंट यूनिट सेल्स जो है, ये वाली लाइन यहाँ पे गलत है। आगे देख लो बेटा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये एज लेंथ के ऊपर जो है वो क्या रहता है, यूजुअली रेडियाई जो है वो इसका, तो फेस सेंटर्ड जो है उसका क्या होता है। ये क्वेश्चन ना मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को अभी मैंने 3 स्लाइड्स के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। आप इसको खुद आंसर करेंगे, क्योंकि आपने जो है वो बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक का जो है वो ऑप्शन, मेरे को एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि आपने ये वाला क्वेश्चन जो है वो खुद से कर पाए हो, नहीं कर पाए, बिना पीछे देखे, ठीक है। तो यूजुअली जो है वो आपका कितना मेमोरी जो है वो शार्प है, वहां से हम लोगों को पता लग जाएगा। मैं अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आप ये समझ लो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो डाटा स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। मेटल्स की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से बहुत ज्यादा होती है और सेमीकंडक्टर्स की यूजुअली इंसुलेटर से ज्यादा रहती है। बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो हमारे पास गलत है, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मेटल्स। वैलेंस बैंड ओवरलैप्स द कंडक्शन बैंड, ये सही है। द गैप बिटवीन, नेग्लिजिबल, ये भी सही है। द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये गलत है। वैलेंस बैंड मे बी पार्शियली फिल्ड, ये गलत है। मे बी पार्शियली फिल्ड का कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, यूजुअली ओवरलैप ही कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा भरा होता है, मतलब पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड में ही जो है वो चीजें इसकी रहती हैं। तो ये वाली
जो है नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट मूव कर रहा हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये बार बार आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। आयोडीन जो है वो हम लोगों के पास मॉलिक्यूलर सॉलिड रहता है। नेक्स्ट, अब थोड़े से मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो हम लोग देख लेते हैं। कई बार दो ऑप्शंस भी करेक्ट जो है वो आपको मान लो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाए, या पता नहीं लगता सीबीएसई वाले में दारू पी के पेपर बना दे, तो एल्कोहल फिनोल्स वाला जो है वो मेरा वीडियो ज्यादा देख लिया उन लोगों, तो चढ़ के पेपर बना दिया हो, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो वैसे नहीं आएंगे, आप डरो मत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वॉइड्स फॉर्म्ड इन द थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज फॉर्म्ड व्हेन द स्फीयर्स ऑफ द सेकंड लेयर is above the triangular void, ये ठीक है, आपने इसका अभी देखा था। all triangular voids are not covered by the spheres of the second layer, ठीक है। उसके बाद tetrahedral voids formed when the triangular voids in the second layer lie on the triangular voids of the first layer and the triangular shape is also do not overlap. Octahedral voids are formed when triangular voids in the second layer exactly overlaps the similar voids of the first layer, ठीक है। तो आप ना इसका समझने के लिए पहले आप ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, ये डिप्रेशन में रख दिया अगर हमने, ठीक है, तो बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और अगर हम लोगों ने यहाँ वाले डिप्रेशन पे रख दिया तो बन गया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने दिमाग में बिठा लो, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन ट्रायंगुलर वॉइड्स इन द सेकंड लेयर lie above the triangular voids in the first layer, ठीक है, and the triangular shapes of the voids do not overlap। तो इसमें ये कहने का मतलब ये है ट्रायंगुलर वॉइड सेकंड लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड फर्स्ट लेयर के जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा। मान लो ये दो लेयर्स हैं, ठीक है, दो लेयर्स कैसे, ये पहले वाली लेयर होगी हमारी, ये दूसरे वाली लेयर है, ठीक है, यहाँ पे एक बन रहा है, अब इसका दूसरे के साथ ओवर इम्पोज नहीं कर रहा। आप देखो यहाँ पे ये इसका दूसरा बन गया ऊपर, ठीक है, यहाँ पे पर मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, ये देखो ये बन गई मेरी पहली शेप, ये हो गया, गलत हो गया, ये बन गया मेरा दूसरा एटम, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, और ये बन गया मेरा तीसरा एटम जो है वो यहाँ फॉर्म हो गया, और ये चौथा मैंने ये टेट्रागोनल वॉइड जो है वो इसके ऊपर बना दिया, ठीक है। अब ऐसे ऐसे और बहुत सारे होंगे सेकेंड लेयर के ऊपर जो एलिमेंट्स हमारे पास यूजुअली रहेंगे, तो ये बन गए इसके एलिमेंट्स, ठीक है। और इसका जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो यूजुअली हमारे पास ऐसा रहने वाला है, ठीक है। तो अब पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द ट्रायगोनल वॉइड्स इन द सेकंड लेयर लाई अबव द ट्रायगोनल वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। देखो इसके ऊपर नहीं है, इसका ट्रायगोनल वॉइड यहाँ लाई कर रहा है और इसका इधर लाई कर रहा है, तो अलग अलग जगह पे जो है वो लाई कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन ट्रायगोनल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर एग्जैक्टली ओवरलैप्स द फर्स्ट लेयर। अब इस केस में भी ये वाला गलत है, अगर इसको भी ड्रॉ करोगे आप तो ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ये, आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से वॉइड्स का फॉर्मेशन जो है वो आपको देखना है। नेक्स्ट मूव कर रहा हूं, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो इन केस ऑफ, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू जीरो इन केस ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो है वो डोमेन्स ऑपोजिट लाई करती हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इंप्योरिटी डिफेक्ट्स हैज नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ये बिल्कुल गलत है। इंप्योरिटी मतलब स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, फ्रैंकल में नहीं हो रही है, कहां पे मिसिंग है तो डिक्रीज होगी, तो ये गलत है ये वाली स्टेटमेंट जो है। आगे देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द डेंसिटी, ये भी गलत है। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर कोई भी चेंज जो है वो डेंसिटी के अंदर देखने को नहीं मिलता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, पहले 5 स्लाइडें मैंने डिस्कस ना करी होती तो ये सारे मुश्किल लग रहे होते हैं एमसीक्यूज, इस टाइम पे आपको सारे एमसीक्यूज जो है वो बहुत इजी लग रहे हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं मैं। आगे देखो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड which of the following statement is true about the movement of the electrons and the holes in the p-type semiconductor? Electrons will move towards the positively charged plate through electron holes. Holes will appear to be moving towards the negatively charged plate. Both electrons and holes appear to be moving towards the plate, or movement of electrons is not related to the movement of holes. अब देखो यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा रखी है कहीं पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब मान लो ये कोई हमारे पास सेमीकंडक्टर है ये वाला, और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जो है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन्स है और मैं येलो से जो है वो होल को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ जो है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रॉन होल,
तो ये इधर मूव करने वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होल्स विल अपीयर टू बी मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, होल जो है वो अपीयर टू बी मूव करेंगे नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल अपीयर टू बी मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द होल्स, ये भी गलत है। तो ये दो पहले पॉइंट्स सही है इसके, बाकी लास्ट के दो पॉइंट जो है वो गलत है। मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जहां से वो चला गया वहां पे होल क्रिएट हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो होल जो है वो पीछे की साइड पे हमारे पास क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन होल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो यूजुअली मूव करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं मैं। Which of the following statement are true about semiconductors? Silicon doped with electron rich impurity is a p-type semiconductor. इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के साथ जो है वो p टाइप सेमीकंडक्टर बना रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज फॉर्म, एक मिनट, सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी फॉर्म्स n टाइप सेमीकंडक्टर। बेटा जी यहाँ पे n टाइप आएगा, ये स्टेटमेंट जो है गलत होगी ये वाली। सिलिकॉन डोप्ड विद रिच इम्प्योरिटी फॉर्म्स n टाइप, ये सही है। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ द डोप्ड सिलिकॉन, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन वैकेंसी इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ द n टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन वैकेंसी नहीं हो रही हमारे पास यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन वैकेंसी इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ n टाइप सेमीकंडक्टर। n टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन वैकेंसी नहीं रहती है, इलेक्ट्रॉन फालतू रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस रहता है हम लोगों के पास। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। तो ये दोनों इसके ऑप्शंस जो है वो करेक्ट ऑप्शंस है। जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे वो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट मूव कर रहा हूं। एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयन मेक्स KCl क्रिस्टल अपीयर्स वायलेट लाइलिक इन कलर सिंस। अब देखना इसको ना एफ सेंटर्स बोलते हैं। इसमें होता क्या है, मान लो हमारे पास कोई क्रिस्टल था, उसके अंदर कोई मेटल चला गया, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन रह गया। अब वो इलेक्ट्रॉन जब अपर शेल में जंप करके लोअर शेल में दोबारा वापस आएगा तो कलर्स एमिट करता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारे क्रिस्टल्स को डिफरेंट कलर्स जो है वो हमारे पास इम्पार्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे पास KCl जो है वो तरह तरह के कलर्स को शो करता है। सम आयनिक साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यही मैंने बात करी। सम अनायनिक साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सम वैकेंसीज आर, ये भी गलत है। एफ सेंटर्स जो है ये एकदम सही है। तो फर्स्ट और लास्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट मूव कर रहा हूं। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन जो है वो NaCl कितने होंगे हम लोगों के पास। अभी देख लो NaCl एक रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो FCC अरेंजमेंट जो है वो करता है। अब FCC अरेंजमेंट में जो Z है वो 4 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे पास 8 होने वाले हैं। ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये यूजुअली रहते ही हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑलवेज ट्वाइस इन नंबर द ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। एमॉर्फस सॉलिड्स कैन आल्सो बी सूडो सॉलिड्स बोलते हैं, सुपरकूल्ड सॉलिड्स भी बोलते हैं। तो ये बेटा जी एक लास्ट ऑप्शन जो है ये सेम हो गया, तो ये दोनों इसका ऑप्शंस जो है वो रहेंगे। इसको हटा देते हैं, कुछ और कर देना इसको, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस लूज फेरी मैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फेरोमैग्नेटिक ये ना क्यूरी लॉ है, यूजुअली मैग्नेटिज्म एंड मैटर फिजिक्स के अंदर जो है वो हमारे पास सिलेबस में रहता है, लेकिन इस बार के सिलेबस में वो नहीं है, वहां पे भी कट हो गया हुआ है। तो आप ये समझ लो कि फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है लूजेस फेरी मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहता है। टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है तो जो है वो जो मैग्नेटिज्म है वो यूजुअली कम होता रहता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैग्नेटिज्म वेरी कर रहा है। तो आप ये पॉइंट याद रखो। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑल डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर रिमेन्स इवन आफ्टर रिमूविंग द, ये बिल्कुल सही है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में सारी डोमेन्स, सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस छोटे छोटे जो है वो पार्ट्स एटम्स की हैं, वो एक ही डायरेक्शन में लाइन करके रखते हैं। इवन अगर हम लोग मैग्नेटिज्म रिमूव भी कर देते हैं तो भी वो हम लोगों के पास क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द क्वार्ट्ज ग्लास? इट इज नॉट अ क्रिस्टलाइन, समझ में आ गया, ये मॉर्फस है और इसका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो हम लोगों के पास नहीं आता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज फॉर्म? HCP के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने को मिलते हैं, FCC के अंदर जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब यूजुअली HCP FCC अरेंजमेंट में A B तरह का अरेंजमेंट जो है वो रहता है, ठीक है। इसकी वजह से ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन हम लोगों के पास यूजुअली देखने को मिलता है। आई होप ये क्लियर है। आगे देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्टाइक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं करता। जितने एटम्स
जो है वो प्रेजेंट होते हैं, आयंस और कैटायंस का रेशियो होता है वो सेम रहता है, और इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी हम लोग जो है वो बोल देते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी? स्कॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीज करता है, और वैकेंसी डिफेक्ट नाम से पता लग रहा है वैकेंसी है, तो वैकेंसी डिफेक्ट भी जो है हम लोगों के पास डेंसिटी को डिक्रीज करता है। आई होप आगे मूव कर रहे हैं हम लोग। अब कुछ असर्शन रीजंस जो है वो देख लेते हैं। इसमें देखो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ क्यूबिक यूनिट सेल इज 1, ये एकदम सही है। द नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर जो है वो 8 प्लेसेस पे शेयर्ड है, तो ये 8 टोटल एटम्स होते हैं, हर एटम 8 जगह शेयर है, जिसकी वजह से 1 टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हो जाते हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर डायमंड बिलोंग्स टू द इंसुलेटर, ये ठीक है बिल्कुल। ग्रेफाइट सॉफ्ट इन नेचर है, डायमंड हार्ड इन नेचर, ये भी ठीक है, लेकिन आपस में कोई लेना देना नहीं है इनका, क्योंकि ग्रेफाइट कंडक्टर यहाँ पे लिखा होता कि इसके आउटर शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, जबकि डायमंड के अंदर नहीं होता, तो रीजन जो है इसका करेक्ट रीजन वो था। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन द unit cell of CCP including the one that is present in the body center is 4. Total number of कितने octahedral voids हमारे पास present होते हैं in the unit cell of closed CCP? CCP के अंदर 4 रहते हैं जो हैं, क्योंकि टोटल एटम CCP के अंदर 4 होते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, तो ये 4 रहेगा, ये एकदम सही है। Besides the body center, there is one octahedral void present at the center of the 6 faces of the unit cell, each shared between the, ये गलत है, ये वाला जो है हमारे पास। Besides the body center, there is one octahedral void present at the center of each of the 6 faces, and each of which is shared between the 2 adjacent unit cells, ये गलत है। अब ये क्यों गलत है, इसका करेक्ट रीजन जो है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। अब besides the body center, there is one octahedral void at the center of each 12 edges which is surrounded by the 6 atoms, तो इसने बोला एक octahedral void हमारे पास प्रेजेंट है, देखो ये वाला, दिस इज द octahedral void, 12 एजेस के अंदर जो 12 एटम्स को सराउंड कर रखा है, तो एक octahedral void हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है। आउट ऑफ 6 atoms कॉमा 4 belongs to the same unit cell। अब यहां पे देखो, अगर मैं यहां वाले की बात करूं octahedral void की, तो 2 एटम्स जो है 6 एटम्स में से 4 एटम्स सेम यूनिट सेल को बिलोंग कर रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला जो है हमारे पास बाहर लाई कर रहा है, 2 एट द कॉर्नर, 2 एट द फेसेस, 2 एटम्स एट द यहाँ पे ये 2 बाहर लाई कर रहे हैं, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है हम लोगों के पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं शेप्स के ऊपर। तो आप ये देख लो, ये वाली लाइन पढ़ो, इसको देखो, ये वाली लाइन पढ़ो, इसको देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की शेप जो है यहाँ पे दे रखी है, जो कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दर्शन, द पैकिंग फ्रैक्शन इज मैक्सिमम फॉर एफसीसी, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, ये दोनों सही है, लेकिन आपस में कोई लेना देना इनका नहीं है। आगे देखो, सेमीकंडक्टर्स आर द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज द इंटरमीडिएट रेंज फ्रॉम, ये यहां से यहां तक जो है कंडक्टिविटी लाई करते हैं, एकदम सही है ये वाला। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी जो है वो इंटरमीडिएट मतलब बीच से मिलाई करते हैं। इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स ड्यू टू द पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड, नहीं, इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द स्मॉल एनर्जी गैप। देखो कंडक्टिविटीज के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर कंडक्टिविटी लो है ना, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है उसके ऊपर ये सब कुछ जो है वो डिपेंड कर रहा है। अगर गैप कम होगा तो कंडक्टिविटी हाई होगी, गैप ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी जो है यूजुअली क्या रहेगी, हम लोगों के पास लो रहेगी। बेटा जी, आई होप आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। तो इसके एमसीक्यूज, डिटेल थ्योरी, असर्शन, रीजंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिंगल ऑप्शन करेक्ट, मल्टी ऑप्शन करेक्ट, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, सारा मैंने जो है वो कवर अप कर दिया। तो बहुत बढ़िया वीडियो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर जो है वो बन गया। तो 2-3 बार 4 बार आप देख लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर डालो। बहुत बढ़िया कंटेंट जो है आम आदमी एकेडमी पे केमिस्ट्री के लिए, क्लास 12th के लिए, खास करके टर्म 1 एग्जाम्स के लिए जो है वो आ रहा है। चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। जिसने पहली बार ये वीडियो देखा अपने फ्रेंड्स में फैला दो और मेरे को मोटिवेशन का पूरा सहयोग करो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।